अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ऑडियंस को बताता चलूँ, आज मुझे ज्वाइन किया है मेरी बेगम ने। सही है। हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप कोचिंग के हवाले से सना से कुछ सेशंस ले चुके हैं। हम लोगों ने खुद बड़ा फ़ायदा उठाया है सना का, ठीक है। और उस फ़ायदे से मुझे पता चला कि जब हमें एज अ कपल फ़ायदा हुआ है तो वाई नॉट वी एक्चुअली ब्रिंग दिस टू द पब्लिक ऑडियंस। मतलब मुझे ये लगा कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे सना शुड कम एंड वी शुड लेट पीपल नो कि ऐसी हेल्प मौजूद है, प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है जो कि जिसने हमारे रिलेशनशिप को बेहतर किया है, तो वाई नॉट अदर्स। क्योंकि कोचिंग का जो एक वर्ड आता है ना, वो ये होता है कि बंदा पागल है जब भी कोचिंग लेगा। कि फॉर एग्जाम्पल बोलता थेरेपी चाहिए तो बोलता पागल है, गड़बड़ हो या जाती कोई है। गड़बड़ है किसी के पास। तो ये रिलेशनशिप पे काम करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको जब आप बेगम घर में लेकर आते हैं तो आप ज़िंदगी भर के लिए लेकर आते हैं। सही है, कोई प्लान बी नहीं होता है, तो इसीलिए ज़रूरी है काम करना उस पर। आज बेसिकली सना और हमने सोचा कि बुशरा और मैं विज़िट करने आए हुए, तो मैंने कहा बुशरा वाई डोंट यू ज्वाइन मी एज अ को होस्ट। तो हम बैठ के सना से कुछ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बारे बात हो रही है और मेरे एक्सपीरियंसेस बड़े जो मेरी बेगम बता सकती हैं और जो सना बता सकती हैं। ज़ाहिर है हम तो रिसीविंग साइड ऑफ द टेबल पे होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 3-4 दफ़ा कमेंट्स में इजहार किया है कि हमें थोड़ा सा पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी के बारे में बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, मैनेज कैसे करें, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें, उसमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो यू बोथ हैव गॉन थ्रू दैट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्वाइस। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि जो प्रेगनेंसी का बहुत दफ़ा लोग कहते हैं ना, एक तो मैं ये समझ में नहीं आता कि यार ख़वातीन ज़माने से करती आ रही हैं, आजकल ख़वातीन सॉफ्ट हो गई हैं, मतलब क्या है ये। तो मुझे तो ये लगता है कि यार शायद वो जस्टिफाइड है इस बात में कि यार ख़वातीन शुरू से करती आ रही हैं, आजकल की ख़वातीन को ज़्यादा मसला है। तो ये क्या सीन है, ये क्यों चल निकला है मार्केट में? फ़हद, मैं तो सबसे पहले तो थैंक यू उनका जिन्होंने कमेंट्स में लिखा कि यार प्रेगनेंसी के ऊपर, प्रेगनेंसी केयर के ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है। क्यों अब आप सोचिए कि लोगों के दिमाग में आता होगा ना कि यार हम जनरली बात कर रहे हैं, हमने चीटिंग पे बात कर ली, हमने दूसरी चीज़ों पे, वेपन्स पे बात कर ली, हमने लव लैंग्वेजेस पे बात कर ली, प्री मैरिटल कोचिंग पे बात हो गई। बट ये वो एक इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे तकरीबन ज़्यादातर ख़वातीन गुजरती हैं या गुजरना चाहती हैं। और एक हमारे देसी कल्चर भी तो है ना कि शादी हुई तो अब बच्चा कब हो रहा है पूछना, ठीक है। और आमतौर से प्रेशर लड़की पे आता है पहले, उसके बाद अगर ना हो तो फिर लड़के पे जाता है क्वेश्चन, ठीक है। सो वी आर प्रेग्नेंट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू पुट फॉर्थ। ओके, हर औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही, ठीक है। प्रेगनेंसी का मतलब है एक बेबी आ रहा है, वो बेबी अकेला औरत ने नहीं लाना, उसके लिए जो शख्स जिम्मेदार है उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। अब बहुत से लोग डिफरेंट तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की ना अपना बच्चा। देखिए, आमतौर से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जी बच्ची लड़की जो है वो हमला हो गई है तो उसके खाने पीने का ख्याल किया जाए। कौन ख्याल करेगा? जो रह रही है वहाँ जो लोग मौजूद है। अब कुछ बातें हैं जो मदर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो वो अपनी मदर के घर जाके वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा चली जाती हैं, वहाँ उनकी थोड़ी खातर तवाज़ा हो जाए। रेगुलर बेसिस थोड़ी होता है ये। हाँ, ज़्यादातर लोग ससुराल में होते या मियाँ के साथ होते। अब जो प्रॉब्लम आती है वो वहाँ आती है कि गलत एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशंस का मीट ना होना, जो कि डिसअपॉइंटमेंट बच। यस, हम दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। बुशरा ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बुशरा, कि सारी औरतें एक सी नहीं है, ये हर का एक्सपीरियंस एक सा नहीं है। मुझे जैसे पहले 3 महीने में उल्टियाँ रोक गई थी, आप सिलसिला चलता रहता था 8-9 महीने तक उल्टियाँ नहीं। अब हर बॉडी डिफरेंट तरह से बिहेव करती है और प्लस हार्मोन्स ऊपर नीचे होता है। जब इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं तो आपको इमोशनल कनेक्शन ही चाहिए होता है। किसी किसी को ये होता है कि जी फिज़िकल प्रेजेंस, मैं उनको देख के ही बेहतर महसूस करूँगी, या वो मेरे पास कुछ ना करें, कोई खिदमत ना करें, हाथ पकड़ के बैठ जाएं कितनी देर। अब ये इसका अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो नहीं रहा है, बस एक ख्वाहिश है। सही बात, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह एक डॉक्टर्स में और डॉक्टर मदर्स में एक ये बहुत ज़्यादा होता है कि
बच्चा पैदा करके हमें दे दो, तुम पढ़ती रहना, हम पाल लेंगे। होता है सही। कितना रिलेटेबल है। हाँ अच्छा, तो ये हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ठीक है, बच्चा पैसा करने हम पाल देंगे। ठीक है, ख्वाहिश ग्रैंड पेरेंट्स की ज़रूरत थी कि हमारे आगे बच्चे हैं, पोता पोती नवास नवासी, बहुत बहुत प्यार का रिश्ता है। लेकिन इसमें पेरेंटिंग एट स्टेक आ जाती है एट टाइम्स, क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल्स पर राइट। उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन होती है मदर से? क्या आप उसका हाथ बटाने वाला तो यार, अगर वो घर में काम कर रही था, अगर कोई हाथ बटाना नहीं चाहे तो उसको ये सुनने मिल सकता है कि जी हर कोई तो प्रेग्नेंट होता है। हाँ, तो पहली दफ़ा हुई हो, लेकिन दुनिया में पहली औरत नहीं है। सो ये स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, ये इंस्टीट्यूट्स में नहीं सीखा जाता। घर की बड़ी बूढ़ियों से ही आप कुछ ना कुछ अखज़ करते हैं उनसे। मैं यहाँ पर सही एक्सपेक्टेशन सेट करना बताना चाहती। हमारे जो भी जैसे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो अगर आज आपको मालूम पड़ जाए कि बेटर प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जहाँ आपने एक्सपेक्टेशन की बात की थी, बात एक जनरल एक्सपेक्टेशन ये होती कि औरत काम करती रहे और बच्चा पैदा हो जाएगा 9 महीने में। यही होता है, क्या ये सही नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। एज ए फिटनेस प्रोफेशनल तो मैं अगर बोलूँ तो यही सही है। बेड रेस्ट तो बहुत बेहतर है। बेड रेस्ट किस सूरत में कहा जाता है? ज़्यादातर तो एक्सट्रीम कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऊँच नीच हो जाए, तो कहा जाता है कि अब ज़्यादा तो मूव नहीं करना, बेड रेस्ट करो। सो कुछ ऐसा किया गया होता है जिसकी वजह से बेड रेस्ट की नौबत आती है। हाँ, ओवर एग्जर्शन हो सकती है। सही बात। जब वो ओवर एग्जर्ट कर रही होती है तो उस वक्त भी मैं देखा होता है, जब उसको हेल्प चाहिए होती है, उसको खुद शमर नहीं होता, उसको खुद पता नहीं होता मांगनी कैसे वो है। ठीक है, और एक हमारी जनरेशन में कह लीजिए, या अब जो मिलेनियल्स हैं उन सब में ये है ना कि जी हम सुपर मॉम्स हैं, हम कर लेते हैं, तुम ठीक रहो, ये मैं मैनेज कर लूँगी, तुम लगे रहो, मैं ये कर लूँगी, या आई गॉट दिस एंड टेकन केयर ऑफ। बर्नआउट, अगर एक प्रेग्नेंट मॉम बर्नआउट फील करती है तो क्या होता है? क्या उसको पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या ज़रूरी है कि उसकी वालदा गायनी के पास लेके जाएं अपनी चॉइस की, और उस गायनी से छुपके से कहें कि जी प्लीज़ इसके मियाँ के सामने ये बोलना कि इसको आराम ज़्यादा करने दें, या इसकी सास के सामने ये ज़्यादा बोलना कि जी इसको तो बेड रेस्ट की ज़रूरत है? फ़हद ऐसा होता है। क्यों ना बता रही है ये? क्योंकि आपका अपना इमोशनल कनेक्शन हस्बैंड के साथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या हस्बैंड का वाइफ के साथ पैशनेट बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग है। हम पहले कई दफ़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर चुके हैं ना। सो एक्सपेक्टेशन वही तो आएगी नहीं। सही बात। छोटी छोटी तो ख्वाहिशें थी। देखिए मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी तो क्रेविंग्स भी थी। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि क्योंकि ऐसा सब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, या मैं पे काम करते थे, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, तो मेरे दिमाग में ये था कि जी चलो आई थिंक कुछ तो उनका बेचारा वो 2-2:30 बजे घर आ रहा है, वो वक्त तब होगा, मैं और से उठूँगी, क्या होगा? सो जो डिसअपॉइंटमेंट आने लगती है ना, ये बाद में तंग करती है। बाज़ औक़ात हस्बैंड्स को पता भी नहीं होता बीवियाँ डिसअपॉइंट किस बात पे हो रही। सही बात। ऐसे सही है ना? ऐसे ही मैं अपना छोटा सा अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो बुशरा बेसिकली कंफर्म करेगी उसको। इंशरा के दौर में था ना, हमारी जब बेटी से प्रेग्नेंट थी है, तो मैंने साउथ अफ्रीका का विज़िट था, 15 दिन का विज़िट था, जहाँ तक याद है 2 हफ्ते का विज़िट था मेरा, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, ये बेचारी हॉस्पिटल में थी, और एक्सपेक्टेशन तो ये थी, ज़ाहिर है उस वक्त एक जॉब होती है, आदमी अपने एक काम के नशे में होता है। मैं आगे एक्सटेंड भी करा सकता था उसको, मुझे होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन डाल देता कि यार एक कॉम्प्लिकेशन हो गई है, लेकिन वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2015-14 की बात है, बिल्कुल एट द 11th आवर पे ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा प्लान था विज़िट, और मेरी फ़्लाइट सब टिकट बुक थे, तो इसको मैं छोड़ के जा रहा था। तो इसको वो आज तक याद है कि तुम क्योंकि मेरे फादर देख रहे थे, अब ज़ाहिर है कुछ भी हो, आपका हस्बैंड से जो रिलेशनशिप होता है, जो आप खुल के बात कर सकते हो, आप किसी से भी नहीं कर सकते, चाहे आपकी मदर भी हुई हो ना हो, इसकी मदर भी होती तो वो नहीं हो सकता था।
तो प्रेजेंस वाली चीज़ जो थी वो मुझे आज तक सुनने को मिलती है, ये अक्सर बोलती है कि व्हेन आई नीडेड यू यू आर नॉट देयर। तो इस चीज़ से मुझे ये तो एहसास होता है कि हाँ यार बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब जाहिर है मेरे साथ अगर हो चुका तो मेरे लिए लर्निंग है, इसके साथ हो चुका है इसके साथ लर्निंग है, और इसीलिए हम बैठे भी हैं, बात भी कर रहे हैं कि यार ये वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बैक फुट पे आके उन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कर लो तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि क्योंकि हम एक देसी कल्चर में रहते हैं तो और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, इसका मतलब ये अर्गेज़ नहीं है, डेफिनेटली जो कुछ भी हूँ बहुत बड़ा हाथ इसमें पुश रखा है, हमेशा हर जगह पुश किया है, प्रोग्रेसिव रही है, लेकिन जितने भी प्रोग्रेसिव हो मेंटल स्टेट जो इमोशनल आपने कहा ना अभी, वो तो होता है ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि यार इस वक्त तो कम से कम कोई ना पूछे, हाँ और कोई ना पूछे, हस्बैंड ज़रूर इस वक्त तो तुम्हें कम से कम होना चाहिए। तो वो मुझे अब एहसास होता है कि आप जितने भी प्रोग्रेसिव हो जाएँ, आपकी बेगम जितनी भी आपको एक लीवे दे दे, ये वो चीज़ें होती हैं जो वो बोलेगी नहीं, ये आपको समझना चाहिए। हाँ, ये जैसे आपने शेयर किया ना, मेरी जब बेटी साहबा पैदा हो रही थी तो मेरी गाने को बहुत ज़बरदस्त साथ हो रहे हैं डॉक्टर सांडिया पॉल, हम उनके स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो अब्दुल्ला की दफ़ा में भी उन्होंने यासिर को मेरे साथ ही बिठा दिया था अंदर थिएटर के अंदर ही, और अलिश्ता की दफ़ा में भी इजाज़त थी कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठ सकें। अब करते क्या है कि क्योंकि सी सेक्शन था और मैं अवेक थी, मैं जाग रही थी, एपिड्यूरल लिया था मैंने, तो उन्होंने पर्दा सा लगा देते आपके पेट के आगे ना, तो आपको दिखता कुछ नहीं कि वो कर क्या रही, बट यहाँ पर आपके साथ अगर कोई बैठे तो आप उससे बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं वो मुँह टेढ़ा करके, ठीक है। तो हाथ मेरा यूँ था, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद था कि जहाँ ड्रिप लगी थी मैंने यूँ करके यासिना के हाथ पकड़ लिया था मेरा। तो अब्दुल्ला की दफ़े में तो इस तरह हम बैठे रहते, वो ठीक हो क्या कर रही हो, इट वॉज़ वेरी कम्फर्टिंग फॉर मी। अलिश्मा की दफ़ा में ये हाथ खाली रह गया था। हाथ हुआ यूँ कि उन्होंने कहा, यासिन ने पूछा नर्स से कि मैं बस पानी पी के आता हूँ, अभी ओपन नहीं हुआ, ओपन का मतलब है अभी कट नहीं लगा है, क्योंकि एक दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में आप हो और स्किन ओपन हो जाए तो फिर उसके बाद घुस नहीं सकते, स्टेरिलिटी ब्रीच हो जाती है। सही बात। ठीक है, इन्होंने पूछा नर्सिंग स्टाफ से, नर्स ने कहा उन्होंने ठीक है पानी पी के आ जाए, मुझे नहीं पता ये पानी किस फ्लोर पर पीने चले गए। बहरहाल 5 मिनट भी नहीं गुजरे होती है, वापस आए तो डॉक्टर साहब ओपन कर चुके हैं मुझे। अंदर मैं सोच रही हूँ क्योंकि मैं जान रही थी ना, अंदर सोच रही कैसे पीना, जब इजाज़त कितने कम लोग को इजाज़त मिलती है, जब इजाज़त भी भी अंदर मेरे पास होने की, वाई इज़ ही नॉट हियर, यू नो। फिर ऑब्वियसली उस वक्त मेरी इन द और ड्यूरिंग द ऑपरेशन इमोशन अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा, बच्ची ठीक है नहीं है, अच्छा सा सांस लो, गहरा सांस लो, और मैंने सिर्फ ये सोचूँ कि अल्लाह यहाँ से किधर रह गया। टोटल मेरा दिमाग ये था बेबी निकल जाए सही से, और वो जो होता है ना वो उसका साफ कर दे, गैर में ठीक हो जाए। डॉक्टर्स आर अवेयर कि बच्चों की हेल्थ चेक होती है एपगर स्कोर से, यानी उनका ब्रीदिंग, उनका पैदाहार, उनके रिफ्लेक्सेस चेक होते हैं। भी कोई पीडियाट्रिशियन वहीं खड़ा होता है बड़े अस्पतालों में, वही के वही चेक करके उनको इनक्यूबेटर में क्लीन अप कर देता है। बेटी से दिक्कत नहीं, बार बार मेरी नज़र जानी खाली हाथ पे। इट्स नॉट अ कंप्लेन, बट अगेन दिमाग में बार बार यार मैंने कितनी दफ़ा यासिर से पूछा और कि ना आप पानी पीने चले गए, पानी पीने चले गए, अच्छा क्या हो गया, मतलब इसमें कोई मैं उसके अगेंस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, बट इन दैट मोमेंट ना आपको वाकई कुछ और नहीं चाहिए होता, बिकॉज दैट्स योर बेबी एंड it's you and your husband together. It's a miracle coming to life. ठीक है, बड़ी ब्यूटीफुल फीलिंग हो सकती है जो कि शेयर की जा सकती। अच्छा, बहुत से डिलीवरी रूम्स में हज़रात अलाउड नहीं होते, तो हर औरत को ये मौका मिलता भी नहीं है, ठीक है, हर को हर हस्बैंड नहीं देखता। बाहर मुल्कों में कभी डिलीवरी घर पर भी हो जाती है, और सुनने में यह आया है कि जो हस्बैंड अगर बच्चा होते देख ले तो वो फिर इतना घबरा जाते हैं कि बड़े सोच समझ के बच्चे पैदा करते हैं। असल में मेरे साथ तो ये सीन हुआ था कि जब ये माद हुआ था ना, तो जब हमें वो दिखाने को लाया माद, तो मैंने पहली दफ़ा लेबर रूम के बाहर खड़ा हुआ था, तो मैंने जो चीखों पुकार वहाँ सुना ना, मैं वो कहते ना कि लोग दोज़ख में चीखों पुकार कर रहे होंगे, मुझे थोड़ा सा वो आया क्योंकि ऐसी सी चीखें आ रही थी अंदर से। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे को डर लगा कि यार ये किसी ना। आपको पता है किस मतलब मेरे सामने जितनी वोकैबुलरी में गालियाँ हो सकती हैं,
उनका Sorry. मतलब और वो सॉरी करके इस्तेमाल हो रहा होता है, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस, आदत नहीं है चेस की, बट लेकिन मुझे आती है, अभी नहीं कर रही है। सही बात। मिसअप्स होते रहते, बट आपने लेकिन भी उस- याद दिलाया कि हाँ। मुझे याद है फहद, बहुत सी ख़वातीन की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हो जाती। देखिए, हर किसी को अपनी इस्तात के मुताबिक वो एक्सपेक्टेशंस भी सेट करनी चाहिए। थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि यार क्या हम आउटिंग पे जा सकते हैं अगर आप एक जॉइंट सिस्टम में और आप लोगों को आदत ही नहीं है अकेले निकलने की, तो उस हस्बैंड को ये अकर ही नहीं करेगा कि जी मैं इसको अकेले ले जाऊँगी। उसको क्या ख्याल आएगा, यार ये मेरी इनकम है, ये मेरा टब्बर है, मुझे सबको लेके जाना है, तो मैं इस इनकम में ही लेके जाऊँगा ना, कहाँ जाऊँगी। सही। तो क्या होता है कि उन पर काम की मसरूफियतों की कोई भी बहाना हो गया, वो आउटिंग्स नहीं हो। यहाँ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ एक्स्ट्रा तवज्जो मिल जाएगी। देखिए, हमने बात की थी बात पहले नीड्स की, तो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस एक इम्पॉर्टेंट नीड है ना। मैन हस्बैंड को वाइफ अगर इम्पोर्टेंस दे और वाइफ को हस्बैंड अगर इम्पोर्टेंस दे, तो एक रिलेशनशिप अच्छा बेहतर डेवलप हो जाएगा, राइट। अगर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शख्स नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अदर अराउंड वाइस वर्सा, एक हद तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। है ना। वही अगेन There's always कहीं ना कहीं या तो रिजेंटमेंट आ जाएगी, रेसिप्रोकेशन होती है। हाँ, रेसिप्रोकेशन चाहिए होती है, या एटलीस्ट उसका मदावा, यानी कि मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, एक्सप्रेशन तो हो कि यार ये मैं करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, वसाइल नहीं है, अलग बात है, बट ये कम्युनिकेट किया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर लव लैंग्वेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। जो बुशरा की लव लैंग्वेज है, अगर आपको वो मालूम है, तो चाहे आप और कुछ करें ना करें, इसको उस लव लैंग्वेज में अगर आप एड्रेस करेंगे, बात करेंगे, कोई कंसर्न शेयर करेंगे, तो ये टीममेट है, आपकी पार्टनर है, ये डिसअपॉइंट नहीं होगी। इसको ये यकीन होगा कि हाँ देखो इसने मुझे बता दिया, अब आई कैन मैनेज दिस। सही लोग। ओपन कन्वर्सेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन होना चाहिए, ठीक है। इन लॉज की भी बात करना चाहूँगी। हस्बैंड बाहर कमा रहा है, ख्वार हो रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जो उसकी पोजीशन है, फर्स्ट बेबी हो, सेकंड बेबी हो, 10th बेबी हो, एक बात है, बच्चा एक जिम्मेदारी है। बच्चा अकेला माँ की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो फिज़िकल इंटीमेसी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए करते हो। बहुत से लोग हैं जो फिज़िकल इंटीमेसी प्लेजर के लिए करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ऐसे बार बार unplanned हो जाता है। अनप्लान्ड बेबीज होने। सो यहाँ पर मैटर करता है कि आप लोगों ने कोई गोल बनाया था। जैसे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह प्लान्ड बेबीज हैं, लमिया ने हमारे लिए बहुत आसानी की। अब्दुल्ला शादी के 2 साल बाद हुआ और उसके 3-3.5 साल बाद अनिशबा हुई, पर हमने इसी तरह प्लान किया हुआ था। ये बात है कि जेंडर बच्चों का अल्लाह के हाथ में था, तो उसमें तो हमारी कोई सही नहीं थी, बट तो बेबीज ही हमारे दिमाग में थे, जो हमने सारी चीज़ शुरू के दिनों में ही ये डिसाइड कर लिया था कि जी हमें जल्दी नहीं है, वी वांट टू गिव ईच अदर सम टाइम, सम स्पेस टू गेट टू नो ईच अदर। मैं उस पसंद में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती जहाँ पर सासें या माएँ ये कहती हैं कि बच्चा पैदा कर लो, हस्बैंड काबू में हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये एक गलत स्ट्रैटेजी है जो बहुत ज़्यादा फर्क। दोनों चीज़ें ठीक नहीं है। एक तो ये कि बंदे की शादी कर तो सुधर जाएगा, ये भी ठीक नहीं है, और अगर उसके बाद भी नहीं सुधरा तो आप ये बोलते हैं कि चलो अपनी सुधर, बच्चा पैदा कर लो, अब ज़रूर सुधर जाएगा। जिसको नहीं सुधरना होता ना, कभी नहीं तो नहीं सुधरता। कहते साहब, ये क्यों कहते हैं कि शादी कर तो ठीक हो जाएगा, ये क्यों नहीं कहते शादी कर तो ठीक हो जाएंगी, बहुत कम सुधर सुना है। जाएगी। ये तो कभी नहीं सुना मैंने। हाँ ये वाकई, ये मैंने कभी नहीं सुना। है ना। देखा, पंगा यही पे है सिर्फ। मैं चाहूँगी कि ये अननेसेसरी ब्लेम ना लड़कों पे से नहीं आ जाए, ठीक है। सुधरना, बिगड़ना कहाँ से शुरू हो रहा है? आपके घर से शुरू हो रहा है, तो उसके सुधारने की जिम्मेदारी किसी और की कैसे? सही पॉइंट है कि नहीं? सही बात। अगर बिगाड़ माँ के घर में हुआ है तो सुधार भी माँ की घर से होना चाहिए ना, वही से उसकी सीख आनी चाहिए, तमीज़ आनी चाहिए
किसी और की फैमिली को, किसी और को इन्वॉल्व करके उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दे। अब और वो तो वैसे ही क्या बात की जिम्मेदारी वो तो वैसे ही बुरी लगती है, अगर वो सुधारने की कोशिश भी करे तो वो तो और ज़्यादा लगती है। बिल्कुल प्रेगनेंसी सेंसिटिव हुआ। और मैं इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ज़ाहिर है माय मदर इज़ अ वेरी डोटिंग मदर। मैं 6 साल बाद पैदा हुआ था, 5 साल बाद पैदा हुआ था, तो मैं लाडला हूँ अपनी अम्मा का। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरू में बुशरा ने कुछ कहा था मेरी अम्मी से कि ये ऐसे हैं, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने साइज चढ़ाया, बाद मैंने कहा देखो माँ माँ होती है माँ के लिए आप कभी भी, और उस पर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदी ये आके बोले कि इसमें ये मसला है, तो फिर आप सुनेंगे उसकी, अच्छा ये मसला है, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक्चुअली मसले दूसरों पर नजर आते हैं ना, अपने अंदर मसला ढूंढना और उसको ठीक करना। असल बात तो ये है ना, सही बात। आप सेल्फ अवेयर होंगी तो आप अपने अंदर भी देख सकेंगे कि यार मैं यहाँ ये गलत करी थी, मैं ही ये बेहतर कर लूँ तो उसका रिपल इफेक्ट कितना बेहतर होगा। सही बात। सो आई वांट टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स जो इन लॉज की सेटिंग है और जो इंडिविजुअल सेटिंग है। इंडिविजुअल सेटिंग आमतौर से जो मेरे पास अब कभी कोई पूछ लेता है वो लिविंग अब्रॉड वाला से, ओके ठीक है। उनके पास किचन हेल्प नहीं है, उनके पास मुलाजिम नहीं है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, खातून भी काम कर। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली एक इमोशनल चेंज हो रहा होता है। अगर इमोशनल सपोर्ट मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगी? उसके पेरेंट्स नज़दीक नहीं है, इन लॉज भी नज़दीक नहीं है। जो भी कोई पूछ रहा है उस औरत के इमोशंस इतने हाइटेंड हैं कि उसको लग सकता है मुझसे क्यों पूछ रहा है, इंटरोगेशन क्यों हो रही है। मुझे इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय प्रेशराइज ना करे, कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, रिक्वायर करो। देयर इज लिमिटेड थिंग्स दैट आई कैन मैनेज, देयर इज लिमिटेड थिंग्स आई कैन डू। मैं नौकरी नहीं रख सकती। इसमें अगर मेरा मियाँ मेरी हेल्प कर रहा है तो मेरी सास का ये कहना नहीं बनता कि वो क्यों करे, ठीक है। अक्सर इस बात पे हस्बैंड्स जो है वो जाते, ऑफेंड हो जाते कि मेरी माँ से तुमने क्यों बात की, या मेरी माँ ने जब कहा था तो मेरी माँ ने मुझे ऐसी पढ़ाई किया। औरत का ख्याल नहीं कर पा रही, बात इसमें सेकेंडरी हो गया ना। उस औरत ने अपने बेटे को सीख नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल महाद है और मेरा अब्दुल्ला है, मैं तो चाहूँगी कि यार whoever you're in love with, love is just the beginning. The effort leads to full. Effort will include every step. अगर तुमने शादी करनी है, शादी जिम्मेदारी है। अगर तुमने बच्चा पैदा करना है, बच्चा एक जिम्मेदारी है। साली वो प्रेगनेंट होगी तो दोनों होगी, तो साली खाने पीने की हद तक प्रेगनेंट नहीं होना कि दोनों मोटे हो रहे, ठीक है। उसके ऊपर हर चीज़ आ जाती है। चलिए हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ लोड शेयरिंग। मैं समझा आप कहें लोड शेडिंग। लोड शेयरिंग पाकिस्तान में लोड शेयरिंग ही आएगा तो मैंने कहा यहाँ भी लोड शेडिंग। लोड शेयरिंग ठीक है, सारे घर का काम नहीं करती, बट फॉर एग्जाम्पल अब तो आपकी हो चुके दोनों, बट फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रेग्नेंट होती, क्या आपका दिल करता कि आप इसके किसी काम में इसका हेल्प करें? लॉन्ड्री करना हो क्या, कुछ चलो ये रोटियां डालती है, अगर आपने बोलते नहीं अब तुम्हारे इतने महीने हो चुके अब तुम रोटियां नहीं डालें, मैं बाजार से ले आऊँगा, या आपको जिस तरह भी हेल्प करना आता है, क्या आपका दिल नहीं करता मुझसे? मैं मता से पूछना चाहूँगी, क्या उनका दिल नहीं करता मुझसे कि यार आप उनके पास एक जिम्मेदारी है, वो आपके लिए उसकी बॉडी चेंज हो रही है, इसके क्या आप पहले से कहना शुरू कर दो कि देखो मोटी हो गई हो, बाद में पतली हो जाना, देखो फिट रहना ज़रूरी है। मैं एक मर्दाना पॉइंट ऑफ व्यू ख़ास तौर पे कल्चरल एस्पेक्ट से ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैं इस साइड ऑफ द टेबल हूँ, तो मुझे पता है कि प्रेशर क्या है। प्रेशर मेरा ख्याल से ये होता है कि एक तो थल्ले लग गया, सही है, और इसकी बेगम कोई अनोखी प्रेगनेंट थोड़ी हो रही है जो ये इतना ज़्यादा उसको हवा बनाया हुआ है उसने। अगर बंदा करना भी चाहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तीसरी बार होता है या पहले होता, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार मैं किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता तो मैं हाउस हेल्प एक और हायर कर सकता था, कि भाई रोटी बनाने के लिए किसी को हायर कर लिया या कुछ कर लिया। और ख़ास तौर पे शुरू के जब 3-4 महीने आपके गुजर गए, आखिर क्रिटिकल मंथ्स हैं, एंड आई वांट टू हेल्प, ये कंट्रीब्यूट। मैं ये नहीं कह रहा कि बिस्तर पे लेट जाओ, लेकिन यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, तुम प्रोडक्टिव चीज़ें करो, यहाँ पे वो चीज़ें करो। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ आपने का ठंडे लग जाए, हाँ, वो लोग क्या कहेंगे वाली बात आती है ना। ये कौन लोग हैं जो देख रहे हैं हम
इसमें घर वाले भी हो सकते हैं, इसमें दोस्त यार भी हो सकते हैं, इसमें आपके मेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी मेल फ्रेंड को बताया कि यार ये सीन है, तो वो मेल फ्रेंड ज़ाहिर है अगर वो है क्या कहते हैं मिसोजिनिस्ट किस्म का है, वो बोलेगा भाई पागल हो गया। ऐसा भी कुछ होता है, दुनिया भर की औरतें करती हैं। तो बहुत से लोग ना इस वजह से नहीं करते, और क्योंकि हमारे ना एक्सटर्नल वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी होती है। बंदा स्टैंड ले सकता है अपने बेगम के लिए, अपने बच्चों के लिए कि यार मैं कर रहा हूँ। वहाँ लोग बताते हैं वो अपनी बेगम को कैसे मैनेज कर रहे हैं। मेरा नहीं क्या लड़के आपस में वाइफ्स को असल में कभी फॉर एग्जांपल निकल गया मुंह से कि यार वो असल में नहीं हाउस वो रखी है मैंने, हाउस हेल्प रखी है, या फिर बेगम आजकल प्रेग्नेंट है तो मैं उसको काम नहीं करने दे रहा, या फिर आप कॉन्वर्सेशन, यहाँ तो ऐसा है ना कि पप्पू भी होते हैं बहुत सारे मर्द, कॉन्वर्सेशन चल रही है आपकी, तो आपने मुझे पकड़ा था बाकायदा एक बंदे ने, मेरे 2 दफ़ा 3 दफ़ा फ़ोन बजा, बुशरा की कॉल थी, तो उसने कहा यार आपकी बेगम बड़ी कॉल करती है आपको। हाँ सो वाट, तो बोला फात भाई मैं आपके साथ 2 घंटे से हूँ, एक भी कॉल आई मेरे पास, तो उसके लिए बड़ा उसके लिए फ़ख्र की बात थी। उसके बाद से मैं उससे आज तक मिला नहीं, मुझे समझ में आ गया था। तो इस तरह के लोग, और ये प्रेशर होता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, तो बंदा बोलता है थोड़ा माचो वाचो बनूंगा मैं, और करेगा छुप छुप के करेगा। भाई खुल के कर। आपके ख्याल में बेहतर तरीका क्या हो? बेहतर तरीका बैलेंस, सिंपल सी बात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी, लोगों ने काफ़ी कहा कि यार ये कैसी बात होगी। मैंने कहा कि अगर आप अपनी माँ की इज़्ज़त करते हो तो आप अपनी बेगम की भी इज़्ज़त करोगे। मैं बुशरा को जिस तरह ट्रीट करता हूँ उसकी बहुत सारी लर्निंग मेरे पेरेंटिंग से आई है, क्योंकि मेरी वालदा को मेरे वालिद ने अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया, हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से की। और मुझे तो आज तक याद है कि वो सोती थी तो सबसे पहले उनका ये होता था कि ज़रा से भी कोई पिन ड्रॉप साइलेंस रहे, शाजिया उठ ना जाए। सही है, जबकि दूसरे घरों में ऐसा नहीं होता कि भाई क्यों सो रही है उठो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मेरी मदर से दोस्ती रही है हमेशा, तो मेरी मदर थोड़ा सा ग्रीवेंसेस मुझसे निकालती थी। फॉर एग्जांपल घर के डिसीजंस हो गए, सोफ़ा लाना है, बेड लाना है, कुछ लाना है, तो हमारे अब्बा इस मामले में काफ़ी कैलकुलेटेड चलते थे, किसी दूसरे को ओपिनियन लेते नहीं थे। और वो अम्मा का डिसीजन था, अम्मा का डिपार्टमेंट था। मेरा ख्याल में ये था क्योंकि वो ग्रीवेंसेस मुझ पर निकलते थे, तो मुझे पता था कि यार ये जो अब्बा ये कर रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, ये अम्मा को दे देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर ऐसे आई कि मैं आगे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मा कभी बोलती भी है ना कि तुम्हें करना चाहिए, वो तो नहीं, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है माँ, क्योंकि इंटरनली मुझे पता है ये आप भी नहीं चाहती थी, और ये मैं अपनी बेगम के लिए भी नहीं चाहूँगा। ये लर्निंग पॉजिटिव आई है मेरी पेरेंटिंग से। सही है, इसका मतलब ये नहीं है मेरे पेरेंट एक उस पर कर रहे थे, एक ऑटो मोड पे चल रहे थे, लेकिन उनसे मैंने ये सीखा अपनी अम्मा के करीब रहते हुए कि अम्मा को क्या क्या अच्छा नहीं लगा, तो वो डेफिनेटली मैं फिर कोशिश करूँगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा परफेक्ट हूँ, मेरा बेटा मुझसे भी सीख रहा है कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, वो अपनी बेगम के साथ ठीक करेगा। हाँ, हमने बात तो की थी ना फात के पेरेंट्स जो वो कुछ गिफ्ट्स देते हैं और कुछ गैप्स देते हैं। हम फिर इस पे भी बात करेंगे, पेरेंटिंग पे भी हम अलग से बात करेंगे। वो तो मेरा ख्याल है यासर और मैंने हम तीनों ने मिलकर करनी है, ठीक है। बट टू कम बैक टू दिस, जैसे आप लोग आपकी भी दोनों प्रेगनेंसीज जब आप लोग जॉइंट सिस्टम में थे तब, ठीक है, हमारा भी यही एक्सपीरियंस था। तो मेरे घर में, मेरे अपने घर में एक भाई साहब की इसी तरह मामा लोग के साथ रहती प्रेगनेंसीज हुई, और दूसरे भाई साहब की बिल्कुल अलग से हुई। मैं बहुत एडमायर करती हूँ कि जो मेरा भाई बाहर रहता है, क्या ब्यूटीफुल तरीके से शिव में बहुत बिल्कुल हेल्प नहीं करता था बेगम की, उसके बेगम को खुद ही करना था। स्लोली ग्रेजुअली ही हैज़ अडेप्टेड सो मच कि माशाल्लाह वो इतना हैंड्स ऑन फादर है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ना दे वर्क लाइक अ टीम, इट्स अ स्किल है ना कोई भी काम करने की। एक ने सीखा, दूसरे ने भी सीख लिया। अब जब वक्त करने का है, अगर एक मसरूफ है तो वो दूसरे ने कर दिया विदाउट दिस हेजिटेशन भी ये मेरे करने का काम है कि नहीं है। मुझकी चीज़ बहुत खूबसूरत है। मैं ये मतलब मेरी ख्वाहिश होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब्दुल्ला को बर्तन धोना सिखाया है, कपड़ा लॉन्ड्री करना सिखाया, मशीन लगाना सिखाया, किस लिए सिखाया? ताकि कल को अगर जब भी वो अकेले रहता है तो एक तो इंडिपेंडेंट हो जाए, दूसरा जब उसकी शादी होती है उसकी बीवी को ये पता भी है काम इसको भी करना आता है। अगर ख्वाहिश होगी दोनों की आपस में इस तरह से बॉन्डिंग होगी कि वो दोनों डिसाइड करने की यार अच्छा ठीक है मैं फलाना काम कर रही तो तुम प्लीज़ ज़रूर मशीन लगा देना, यू नो, आप मिल बांट के बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो इसमें अना के मसले नहीं होते कि जी लड़के किचन में नहीं घुसते या लड़के ये काम नहीं कर। सो जो हम बात कर रहे थे कि एक बार आपको बता दें क्वालिटी टाइम डिफाइन करने, और हाँ जो ख़वातीन है उनके लिए ये था कि पहले से बता दे कि भाई आप सिर्फ एक लिसनिंग ईयर दे दें मुझे, या आपसे मुझे इस सोल्यूशन का हल चाहिए। ये बात भी तय कर ली कि आप दोनों जो आपस में बात करेंगे वो आप दोनों के बीच की या बेबी के बारे में बात होगी। उसमें
ये तय कर सकते हैं कि जी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं अबाउट द बेबी, वैक्सीनेशन हो गई, कुछ और हो गया, हकीकत में बड़ा इशू बन जाता है वैसे, ठीक है। यहाँ की बात करूँ तो जो मेजर डिसीजंस हैं वो माँ बाप ही लेते हैं, ठीक है। बाकी सब खुश बहुत होते हैं, लेकिन बाकी सब जिम्मेदार नहीं हैं, कहीं पीछे हट सकते। उनके उनकी उनकी औलाद जरूर हो सकती है वो, वो हर दफ़ा यही होता है ना कि जी अच्छा तुम लोगों को नहीं पता, जब दादा दादी बनोगे या नाना नानी बनोगे तब तुम लोग को पता चलेगा। ये जुमला भी अक्सर सुनते थे, ठीक है। सो अगेन आई वुड से अलाउड इंटरफेरेंस बाय अदर्स, वो डिस्कस ज़रूर करें कि अच्छा, और डिस्कस करने की वजह नहीं है ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम ये नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, नो। अलाउड इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन होगा, वो तरीका होगा बात करने का होगा कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ इस तरह से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, या तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी मैटर करता है कि आप कम्युनिकेट कैसे करें, इसमें कोई अग्रेशन नहीं। अच्छा, इमोशनल सपोर्ट पूछिए, तुम्हें मुझसे इमोशनल सपोर्ट किस तरह की चाहिए, ये सब भाषा बंदा ही समझ सकेगा। हाँ, सही या बात। जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पता होगा वो समझ सकेगा। तो अगेन प्लीज सेल्फ अवेयर हो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। उससे ये एक्सपेक्टेशंस क्लियर करना बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए ये हाईली सब्जेक्टिव है। जो चीज़ मुझे, जो लव लैंग्वेज आपने बात की, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि यार इसको कुछ अच्छा दिखेगा तो ये अच्छा फील करेगी, लेकिन ये कुछ अच्छा सुनना चाहती है, सही है, इसकी लव लैंग्वेज सुनना है या कुछ एहसास करना है, या कोई ये कुछ और सोच रही है, लेकिन मुझे पता है। अगर ये लगी रहती है, हाँ, अगर ये पूरा दिन लगी रहती है, उसके बाद आप आते हैं, आप भी पूरा दिन लगे हुए हैं ना, इसकी काम की नौयत अलग है। ये वर्किंग वूमन ना होते हुए भी ये 24/7 वर्किंग वूमन है, ठीक है। सो अब अगर इसकी कोई एस्पिरेशन है, सोचते सोचते हिम्मत करते करते अगर ये सोचती कि अच्छा मैं भी कुछ करूँ, फायद का हाथ बटाऊँ, ठीक है, तो उस वक्त इसको सिर्फ इमोशनल सपोर्ट भी, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड करियर गाइडलाइन भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, कि ये तो तुम्हारे ऑलरेडी लोग तारीफ इस चीज़ की करते हैं तो तुम ये करो। फिर तब क्या होगा, अदर बेबी चिल्ड्रन, देखिए मेरे पास क्वेश्चन ये भी आता है, मेरे पास इनबॉक्स में ये भी आता है कि आई एम हैविंग मॉम गिल्ट, न्यू मॉम, आई एम हैविंग मॉम गिल्ट। व्हाट इज मॉम गिल्ट? मैं कुछ काम करी थी, मेरी तवज्जो दूसरी तरफ चली गई, मेरे बट the baby fell, या the baby vomited and I couldn't clean it up in time, कुछ हुआ बेबी, एंड देन वो मदर गिल्ट के ऊपर से उसको और शेम कर दिया अगर किसी ने, पानी पानी हो जाती है, ठीक है। कैसी माँ हो? यहाँ मैं ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि कैसी माँ हो, उनको कैसी माँ हो बोलने के बजाय थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी एम्पैथी शो करके उनको हेल्प करने आ जाना चाहिए। अरे अच्छा ये क्या, कोई बात नहीं, मैं कर देती या मैं कर देता हूँ, तुम टेंशन नहीं लो, आई गॉट दिस कवर्ड। तब आई मैंने एहसास किया ये मेरे साथ है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड, कुछ अपनी तरफ से जो आप टिप्स के तौर पे देना चाहो, बिकॉज अब हमारी वो अंडरस्टैंडिंग है फहद कि अब हम अपने पार्टनर के लिए शो अप कर सकते हैं। और जहाँ तक यही बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, 7वें महीने के बाद बच्चा सुन सकता है माँ के पेट में, मोस्टली 7वें महीने के बाद हियरिंग डेवलप हो जाती है। तो अगर आप माँ से लड़ रहे हैं 7वें महीने के बाद तो बेबी सुन रहा है, अगर आप उसको दुख दे रहे हैं और वो रो रही है उसकी सिस्टर, बच्चा सुन रहा है, तो क्या मशवरा होना चाहिए हमारा कि 7 months ऑनवर्ड्स इतने माइंडफुल हो जाए कि आप खुश रहें ना भाई, खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुशी दें। ये तब जब उस मदर के इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, दैट्स व्हेन यू वांट टू शो। कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आपने अभी बीच में एक लाइन बोली थी, सब खुश होते हैं जिम्मेदारी, क्या लाइन थी वो? जो बड़े हैं ना, जो घर के बड़े, वो आपको बहुत खुशी खुशी बताएंगे भी, बोलेंगे भी ये करना है, यूँ करना, ये करना है, बट अगर आप नहीं कर पाएंगे ना तो वो शेम भी कर जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी उनकी नहीं है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जिम्मेदारी आप ही की है। आप पहले गलती करके सीखी हो या उनके ताने सुन के सीखी हो, ताने वाला तकलीफ दे हो जाएगा और रिजेंटमेंट रह जाएगी, सही बात, दिल में बात रह जाएगी ना भाई। उसको अनबर्डन करते करते कितनी टाइमलाइंस हो जाएंगी फहद,
सही बात है, सही बात है। और ख़ास तौर पे आपने जो शो अप करने वाली बात की, देखें सिंपल सी बात है कि आई हैव बिन वेरी वोकल अबाउट दिस, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट सीखा कि अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए स्टैंड करना। बेसिकली अगर आपके लिए आपके पेरेंट्स स्टैंड करते थे, स्टैंड लेते थे, तो आपको बड़ा अच्छा लगता था। इसी तरह एज अ पेरेंट आप भी स्टैंड लोगे, और अगर किसी और को अच्छा नहीं लग रहा तो ये उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। सबसे पहली बात है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हो और कॉन्शियसली माइंडफुली स्टैंड ले रहे हो। क्योंकि बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कि मैंने देखा है जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि कुछ इश्यूज़ होता है, मैं बोलूँ कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे फादर मेरे बेटे को अगर कुछ कह रहे हैं और मैं बेसिकली पहले ही अलाइन नहीं हूँ अपने फादर की उस बात से, और मैं उसको कैस्केड होने दूँ अपने बेटे पे, तो ये मैं कैसे करूँ? सही है, अब उसमें लाइन कैसे ड्रॉ करूँ? तो उसमें ये होता है बहुत दफ़ा लोग लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी से बदतमीज़ी करें, इसलिए ज़रूर आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। आप बहुत कुछ ना बोल के ही बहुत कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी छोटी सी मिसाल लूँ कि मैंने कभी चेन नहीं पहनी, कभी रिंग नहीं पहने, लेकिन मेरे बेटे को शौक़ है। सही है, तो मेरे फादर को अभी भी, ज़ाहिर है वो सख्त आदमी है, सख्त मिजाज आदमी है, अभी भी वो ना अलाउ नहीं करते, अच्छे नहीं करते। लेकिन मैं, उन्होंने एक दफ़ा मात को डांटा मेरे सामने, तो मैंने कुछ ज़्यादा शो नहीं किया कि हाँ ठीक है करने दें। लेकिन दूसरी तीसरी दफ़ा जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ वो है, तो दिस वाज एक्चुअली इंडिकेशन फ्रॉम माय साइड कि आई एम कंफर्टेबल विद इट, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि बीइंग अ फादर अगर मुझे इशू नहीं है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वैल्यूज़ अलाइन है, वैल्यूज़ ख़राब ना हो आपके बच्चों की और ना आपकी, क्योंकि मेरे अब्बा ने कभी मेरी वैल्यूज़ ख़राब नहीं होने दी। अल्लाह का शुक्र है, जितना कहते हैं ना, मेरे अब्बा शराफत का वो पैकर है कि मेरे अंदर 0.1% आया है, तो आप सोच लें वो कितना बड़ा पैकर होंगे शराफत का। सही है, तो वो बहुत ही बीकन ऑफ कहते हैं कि एक एपिटमी है चीज़ों की, वो रोल मॉडल है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं बेटे के लिए आप बिल्कुल, और उन्होंने जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया ना मेरे लिए, अब मेरी उससे बेसिकली मैं उससे 10 गुना आगे जाना मेरे लिए प्रेशर है। उन्होंने इतना अच्छा बेंचमार्क सेट कर दिया मेरे सूरत में कि मेरे ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली, देखें बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं डिसएग्री कर सकता हूँ अपने फादर से, दूसरे लोगों से डिसएग्री कर सकता हूँ, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करें या उनसे बदतमीज़ी करें। बहुत पोलाइट अंदाज में आप अपनी बेगम के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी स्टैंड ले सकते हैं, दोस्तों के लिए भी ले सकते हैं, बहन के लिए भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, कोई अग्रेसिव, आप बहन के लिए लें, भाई के लिए लें, आप अपने फादर के लिए लें, अपने मदर के अगेंस्ट फादर के लिए ले सकते हैं, फादर के अगेंस्ट मदर के लिए ले सकते हैं, क्यों नहीं लेते? कर रहे होते हैं मेरा। मैं इसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग करूँगी फैट, क्योंकि स्टैंड लेना ऑलरेडी नेगेटिव कॉन्नोटेशन में आ जाता है, और जब आप कहते हैं ना मदर से फादर के अगेंस्ट, तो अगेंस्ट का वर्ड भी नेगेटिव कॉन्नोटेशन। बिल्कुल ऐसे ही मैं ही कहती हूँ कि आप बैठ के बात कर सकते हैं, और आप अपना व्यू पॉइंट व्हेन यू कन्वेट, व्हेन यू पुट इट अक्रॉस, वो लहजा, वो अल्फाज का चुनाव बहुत मैटर करता है। ठीक है, उनको ये बताना कि आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, बट अब हम जिस वक्त में और जिस टाइम में अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, मुझे ये भी बेहतर लगता है। इस तरह ही लोग कहते हैं इट्स काइंड ऑफ लाइक गिविंग देम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कभी कबूल नहीं करते, और ये सबसे मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि आपके पेरेंट्स की एक एज हो जाती है, उस एज में उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं। मैं मज़ेदार बात बताऊँ आपको, लिमिटिंग बिलीफ हमारी अपनी खुद होती है कि एज के साथ बंदा चेंज नहीं होता, पढ़ जाए तो चेंज नहीं होता। न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपको पता है न्यूरोप्लास्टिसिटी सूट्स है। हम क्या कहते हैं कि जी एज हैज़ नथिंग टू डू विद इट, यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन चेंज एंड यू विल इवॉल्व तो हो रहा है ना। ठीक है, आपके वालिद साहब भी, आपको उन्होंने मुझे नहीं पहने दी, लेकिन महात को जब उन्होंने दो चार दफ़ा देख लिया और देखा कि आप मना नहीं कर रहे, तो अब वो नहीं कहेंगे। ऐसे है, तो लीनियंसी आ गई ना, ऐसे है, एक्सेप्टेंस आ गई। हाँ, एक्सेप्टेंस है, बेशक अग्रीमेंट ना। ठीक है, जब लोग साथ रहते हैं, रिस्पेक्ट करें आप, जब लोग साथ रहते हैं आपके बड़े जॉइंट सर्कल्स में, सिस्टम्स में, हर दिमाग अलग तरह से सोचता है, हर दिमाग की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो चंद लोगों के आपस में अलाइन करती है और चंद लोगों के आपस में अलाइन करती है, हर किसी की हर वक्त सेम नहीं होती है, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। बाउंड्री ड्रॉ करना या स्टैंड लेना ये गलत नहीं है, इसका तरीका सही है। हम चूँकि मैं चाहूँगी कि हम रैप अप प्रेगनेंसी की लिहाज से करें, तो जहाँ खुशी मनाने की बात आती है, क्या हम इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि इस खत्ते में पिदरशाही बहुत है तो अब वो वक्त आ गया है कि हम कहें कि जी बेटियां भी माशाल्लाह सही बात ऐसी ही जैसे बेटी। और आपको पता है मेरी क्लाइंटल में तो जेंडर वेरिएंट क्लाइंट्स भी है। मैं
उन तमाम वालिदैन को जिनको अल्लाह मियाँ ने औलाद दी है, उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि जिनके पास औलाद नहीं है, वो मांगते हर तरह की औलाद मांगते हो। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे में कोई जेनेटिकली कोई डिफरेंस है कि नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है कि नहीं है, न्यूरो डाइवर्जेंट है कि नहीं है, उनको औलाद चाहिए। और जिनको अल्लाह ने औलाद दी है उनको शायद औलाद की कदर नहीं हो पाए। सो अगर आप प्रेगनेंसी के शुरू से यानी बेबी प्लानिंग के टाइम से अगर आप गोल बनाने, अगर आपके दिमाग में हो कि हाँ जी इसकी हमने परवरिश कर, ये हमने अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मर्ज़ी से इसको दुनिया में लाना है और इसको दुनिया वैसी देनी है जिसमें ये पनप सके, ग्रो कर सके। सही बात। तो उस दुनिया के लिए सबसे पहली इन्वायरमेंट हम बनाते हैं एज पेरेंट्स। इसीलिए हमें डिटर्मिन करना चाहिए कि हम किस तरह का कल्चर प्रोपोगेट करेंगे अपने बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत सी ख़वातीन कहती मेरा ससुराल बड़ा टॉक्सिक है, मेरा मैका बड़ा टॉक्सिक है। मैंने लिटरली सुना मेरा मैका बड़ा टॉक्सिक है, मेरे भैया ने मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ दिया और उन्हें तो वही बेजान। ठीक है, इस तरह की बातें अगर आप कर रही हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पे आ रहा है। तो बस ये शो कर रहा है कि आपका अपना माइंडसेट क्या है। देखिए इन्वायरमेंट टॉक्सिक कर सकता है, बट आपको अगर बाउंड्री बनाना आता है तो आप उसमें भी ग्रो कर सकते हैं। कीचड़ में कमल खिलते हैं। ठीक है, अगर आपके वसाइल की इजाज़त नहीं देते कि आप निकल जाओ, अलहदा हो जाओ उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से, या उस टॉक्सिक इन्वायरमेंट को कन्वर्ट कर सकते, भाई ये भी तो पॉसिबल है ना कि आपकी ग्रोथ के साथ साथ वो इन्वायरमेंट टॉक्सिक रहे ही नहीं। ऐसे ही। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह वो ग्लास में फैट वो बनाते ना कि एक ग्लास में गंदगी डाल दे और पानी पोर करे और करते रहे वो क्लीन होने लगता है ना। कौन-सी एनवायरनमेंट के साथ भी ये किए जा सकते, बिल्कुल ऐसे ही। और करने वाला बनना है। दूसरी बात ये कि देखिए लाइन ड्रॉ करने की जब भी बात होती है ना, तो लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि अस वर्सेस देम। लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये है कि लाइन के इस पार और लाइन के उस पार सबकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट रहे, ये भी पीसफुल रहे, ये भी पीसफुल रहे और एक साथ ग्रो करें। चाहे उसमें वालिदैन हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बहन भाई हों, चाहे दोस्त यार हों, चाहे कोलीग्स हों। बहुत दफ़ा वर्क प्लेस में भी आपको अपने मेंटल पीस के लिए और उनके मेंटल पीस के लिए लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप स्टैंड अगेंस्ट ले रहे हो किसी के, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी मेंटल पीस के लिए, ताकि आप भी सुकून से रहो, हम भी सुकून से रहें। तो जब को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वरना कोई एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए खुद को क्लैरिटी होना चाहिए। खुद को कोई बाहर से आके आपको उंगली पकड़ा के उस तरह से नहीं गएगा। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट मुशावरत उनसे करें जिनको ये काम आता। ज़बरदस्त। इसलिए हम सना के पास बार बार आते हैं क्योंकि द ओनली पर्सन आई नो इज़ सना। माशाल्लाह ज़ाहिर है जिस तरह के, और आपका एक्सपीरियंस भी है क्लाइंटेल का, पर आप कोचिंग भी करती हैं, आपने हमें भी काफ़ी हेल्प किया। और यासिर भाई के साथ, आपके साथ बैठ के हम दोनों भी बहुत कुछ सीखते हैं, फिर हम दोनों प्रैक्टिस भी करते हैं और इस चीज़ को आगे भी लेके जाना चाहते हैं कि यार ये मोमेंटम, अगर मूवमेंट फैलेगी आगे जाके तो अच्छा है कि कुछ सत्या जारी हो जाएगा। छोटे मोटे व्यूज़ होते हैं, छोटे मोटे कमेंट्स आते हैं, उसमें 20% गालियाँ भी आती हैं, तो खैर है 80% का तो फ़ायदा हो रहा है ना। देखिए आज की एपिसोड भी आपकी कमेंट पे बेस थी, बिल्कुल ऐसे डिमांड बिल्कुल ऐसे ही है। तो थैंक यू वेरी मच सना। मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगी कि आपके जो व्यूअर्स हैं जितने भी क्या कहते हैं सामीन और नाज़रीन, तो वो सब अभी सजेस्ट करें मज़ीद टॉपिक्स। इंशाल्लाह फिर इसी तरह इस मोमेंटम को कायम रखेंगे। मैं थैंक यू करूँगी बुशरा का, कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा ये आई भी, बैठी भी, इसने कंट्रीब्यूट भी किया, जितना भी बताया। मेरी तो इससे खैर आप इस पॉडकास्ट से पहले से भी वन का प्लान भी थी, मुझे इस दिन वक्त गुजरने का बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा नहीं। ऐसे और बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बुशरा जो मेरी बेगम है बेसिकली कैमरा कॉन्शियस है थोड़ी सी, और ये इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं हमेशा इसको पुश करता हूँ कि शी शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। कितने सारे लोग हैं, मैं खुद भी कैमरा कॉन्शियस बहुत रहा हूँ हमेशा से। मुझे आज तक है 2019 में पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी तो मैंने 20 दफ़ा उसको डिलीट किया था, 10 दफ़ा एडिट किया तो देखा था मैंने। मैं आज तक अगर अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो देखता हूँ, हाँ ये साथ थी, मैं पहली वीडियो देखता हूँ। और मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा हूँ अपने ज़माने में। मुझे जो लोग आप थोड़ा हज़म नहीं कर पाते ना, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके जहन में वो वर्जन है, हाँ वो वर्जन है जो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो लोग चेंज हो जाते हैं, लोग इवॉल्व हो जाते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद माई वाइफ एंड विद अदर पीपल। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्टेप लेते हो, दूसरा स्टेप लेते हो, फिर आगे आगे चलते जाते हो। तो ये है कि इंशाल्लाह फिर मज़ीद कंटेंट लाते रहेंगे इंशाल्लाह, और आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
है।